चलो। हेलो बेटा जी, तो कैसे हो आप सब? तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने साथ फिजिकल की क्लास में। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, और खुशखबरी पता क्या है? आपके लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है अभी तक आपने कुछ तैयारी तो करी नहीं है फिजिकल की, ठीक है, और पेपर आ गया आपका मंडे को। तो इसलिए ही मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ, पूरी बुक का एक ओवरव्यू बना रहा हूँ, ताकि कम से कम आप कुछ तो करके ही आ जाओ पेपर के अंदर, ठीक है। तो और कुछ नहीं, आप बहुत कुछ करके आओगे, ठीक है। इस बुक का जो ओवरव्यू बनाया है ना मैंने, ठीक, इस ओवरव्यू से आप बहुत कुछ करके आओ पेपर में। ज्यादा भी नहीं तो मैक्सिमम आप 70%, 101% लेकर आओगे, ठीक है, ओवरव्यू से। क्लियर? तो बस शर्त यह है कि आपको वीडियो बिना स्किप करे देखनी है, और पूरी वीडियो देखनी है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करनी है अपने उन दोस्तों को भी, ठीक है, जो आपकी तरह ही, ठीक है, इस बेट में बैठे थे कि एक ओवरव्यू वाली बुक पे क्या आ जाए, वीडियो आ जाए, और हम अच्छे से कर सके। और हाँ, एक चीज और, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो यार, या मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको और भी आगे जो सब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है, जिनके पेपर रह रहे हैं अभी, तो उनके बारे में भी आपको ऐसे कुछ ओवरव्यू मिलते रहे, ताकि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस होता रहे और अच्छे से आप पेपर को दे सको। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को भी फटाफट, बिना देरी करे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, ओवरव्यू, ठीक है। क्या आज हमें क्या करना है, इस बुक का ओवरव्यू करना है, मतलब पूरी बुक कंप्लीट करनी है वन पार्ट में ही, मतलब वन शॉट में, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पसंद होते हैं आप लोगों को, वन शॉट जो डाल के आप सर्च करते हो, बस वही कंप्लीट करना आज हमें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पहली यूनिट, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखो, सबसे पहले फंक्शन ऑफ, ठीक है, स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट के, जो हमारा स्पोर्ट इवेंट होता है, मतलब मैनेजमेंट होता है स्पोर्ट का, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। पहले फंक्शन आपका प्लानिंग, ठीक है, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है, देन आपका स्टाफिंग का काम करते हैं, फिर डायरेक्टिंग का काम करते हैं, और कंट्रोलिंग का काम करते हैं। सबसे पहले प्लान बनाओ, देन उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर, ठीक है, फिर उसकी स्टाफिंग करो, मतलब उसमें वो सब लोगों को लाके लगाओ जो उन कामों के लिए बैठ रहे हैं, जो काम, ठीक है, जिसको सुटेबल करता है, एंड डायरेक्टिंग करो, फिर उसको एक तरीके से चलाओ सही से, फिर कंट्रोलिंग भी करो, उस पर नजर रखो, और ओवरव्यू लेते रहना चाहिए, मतलब कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी नहीं हो रही, उस चीज को भी चेक करना है। ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारी मैनेजमेंट के अंदर वेरियस कमेटीज होती है, ठीक है, जो प्री एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट के पहले भी कुछ काम करती है, टूर्नामेंट के दौरान काम करती है, और कुछ टूर्नामेंट के बाद। तो वो कमेटीज कौन कौन सी होती है, आपको देखो, आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कमेटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमेटीज। तो ये बेटा जी बहुत सारी कमेटीज होती हैं, देखो, अब मैं एक एक कमेटीज तो आपको समझा नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ज्यादा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बस आपको क्या करना, अगर डिटेल में जानना हो तो आप इसकी वीडियोस को देख सकते हो, लिंक मिल जाएंगे आपको सारी वीडियोस की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो कमेटीज है, वो ये सब है, देखो, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, ठीक है, फिर आपकी मार्किंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फूड और अकोमोडेशन कमेटी, एंड कमेटी फॉर ऑफिसर्स, ग्राउंड कमेटी, और फर्स्ट एड कमेटी। ये सारी की सारी वो कमेटीज है बेटा जो टूर्नामेंट से पहले काम करती हैं। उसके बाद कुछ कमेटीज होती हैं जो टूर्नामेंट के दौरान काम करती हैं, जैसे कि पब्लिसिटी कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, ट्रांसपोर्ट, फूड, अकोमोडेशन, ठीक है, ग्रांट एंड इक्विपमेंट कमेटी, प्रोग्राम कमेटी, फर्स्ट एड एंड डेकोरेशन कमेटी। ये सारी मतलब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वर्क करती है। और इनमें से बेटा कुछ कमेटीज होती हैं जो पोस्ट टूर्नामेंट भी काम करती है, जैसे कि आपकी पब्लिसिटी कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ग्राउंड इक्विपमेंट्स कमेटी, प्रोग्राम, फर्स्ट एड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी कमेटीज जो हमारे टूर्नामेंट के बाद, मतलब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है पूरा, उसके बाद काम करती है ये सारा, ओके। चलो आगे बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो हमारे तीन तरीके के टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा आपका लीग टूर्नामेंट, और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और इन टाइप्स को काफी बार पूछा गया है पेपरों में, ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा पहले चैप्टर का ओवरव्यू खत्म, ठीक है। नहीं, अभी इसके अंदर थोड़ा सा रह रहा है, देखो, अब यहाँ पे क्या रह रहा है, मेथड, ठीक है, डिसाइडिंग टू विनर, कि लीग टूर्नामेंट में कौन विनर होगा उसको डिसाइड कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मेथड होते हैं। सबसे पहले कैनेडियन मेथड है बेटा एक, ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि जो जीतेगा उसको 2 पॉइंट, ड्रॉ होगा तो 1 पॉइंट, और जो लॉस होगा उसको 0 पॉइंट। ये वाला मेथड होता है कैनेडियन। ब्रिटिश मेथड में क्या होता है बेटा, परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन कितने करे उसने, और टोटल पॉसिबल पॉइंट्स कितने थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर अमेरिकन मेथड होता है, इसमें परसेंटेज निकाली जाती है। तो ये तीन बड़े मेथड है जिसकी मदद से टूर्नामेंट में क्या करा जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन विनर होगा। और उसके बाद हमारे आता है बेटा प्रोसीजर ड्रॉ फिक्चर्स। अब आपको बता देता हूँ, स्टेयर केज मेथड होता है, और एक तो आपको पता है नॉकआउट मेथड होता है, फिक्चर का सिंपल सा जो होता है, ठीक है, उसकी तो मैंने वीडियो भी बनाई है। स्टेयर केज की मैंने नहीं बनाई थी,
टेस्टेड केस वाले मेथड को मैंने अभी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी और कैसे कवर किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। नॉर्मली जैसे कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालना है आपको, तो क्या करना है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स लेनी है। ठीक है, और उसमें से 1 माइनस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है फिर उसको। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे। ये देखो पूरी की पूरी यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, फॉर्मूला मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड, फिर पता लगेगा आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस, और फिर उस तरीके से आपको कुछ सेटल कर देना। देखो यहाँ पे 5 टोटल टीम्स है, अब 5 में से 1 माइनस करो, ऑलवेज पता लग जाएगा आपको कि कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकली आपको सीढ़ी मतलब जो स्टेयर्स है वो बनानी है। तो यहाँ पे देखो 4 बनेंगी, 1 2 3 4। ठीक है, आपके जो हॉरिजॉन्टल है और 4 ही आपके वर्टिकल है। देखो 1 2 1 2 ये 1 1 1 1। ठीक है, फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4 इस तरीके से। ठीक है, ये स्टेयरकेस मेथड है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो ऐसे तो आप मुझे बताना, मैं इंडिविजुअली वीडियो भी डाल दूंगा पेपर से पहले। ठीक है, अब ये पहला चैप्टर का ओवरव्यू खत्म हो गया आपका। सेकंड चैप्टर पे आ गए अब हम। ठीक है, यूनिट 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। ठीक है, कि बच्चे और वुमेन्स का क्या रोल होता है या किस तरीके से वो स्पोर्ट में ठीक है भागीदारी होती है उनकी। अगर मैं आपको बात करूं बेटा, सबसे पहले 1 साल से छोटे बच्चों के बारे में बात करता हूँ। ये सेडेंटरी बिहेवियर काफी इनका वो होता है, क्योंकि कोई रिटेन नहीं कर पाते अपने बिहेवियर को बिल्कुल भी। ठीक है, और इनको ज्यादा रीडिंग वगैरह स्टोरी टेलिंग ज्यादा करनी चाहिए इन बच्चों के साथ। स्क्रीनिंग टाइम जितना कम हो उतना बेस्ट रहता है, मतलब फोन वगैरह नहीं देना चाहिए बच्चों को। और सेम ऐसी 1 से 2 साल के लिए भी होता है और 3 से 4 साल के, मतलब नॉर्मली सबके लिए सेम ही है ये सेडेंटरी बिहेवियर। सेडेंटरी मतलब जिसमें बच्चे अपने बिहेवियर को रिटेन नहीं कर पाते, देन स्क्रीन टाइम ज्यादा करने की कोशिश करते, पर करना नहीं चाहिए। ओके, ये पेरेंट्स का काम है कि उसको रोकी। फिजिकल एक्टिविटीज में कम मतलब फ्लोरिंग एक्टिविटीज कराओ सभी बच्चों को। ठीक है, और ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना कि 180 मिनट्स के लिए फ्लोरिंग एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए 1 से 2 साल के बच्चों के लिए, जिसे हम टोटलर्स कहते हैं। ठीक है, पहले वाले हमारे चाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे टोटलर्स होते हैं, और ये हमारे जो बेटा ये वाले होते हैं ये हमारे चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, जो बड़े बच्चे होते हैं। और टोटलर्स और बड़े जो चिल्ड्रन होते हैं उनका लगभग सेम होता है फिजिकल एक्टिविटी। स्लीपिंग टाइम कम से कम 14 से 17 घंटे सोना चाहिए एक चाइल्ड को, और जो टोटलर होता है उसे 11 से 14 घंटे बस, और जो चाइल्ड है वो 10 से 13 घंटे भी सो जाए और बीच में नैप ले ले वो भी बहुत है उसके लिए। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा चिल्ड्रन एंड यूथ, जो बच्चे होते हैं 5 से 17 साल के, और यूथ भी जिसमें आ जाते हैं जवान बच्चे, उनके लिए क्या होता है मॉडरेट टू वगरेस, पहले धीरे धीरे मीडियम से। ठीक है, वगरेस मतलब फिजिकल एक्टिविटी को हमेशा आगे लेके चलना चाहिए उनको। फिर एटलीस्ट 1 आवर 1 घंटे कम से कम दिन में उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड प्रोवाइड द एडिशनल हेल्थ बेनिफिट, जिससे उनको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिलता है, और कम से कम 1 सेशन उनका होना ही चाहिए चीज के लिए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एरोबिक एक्टिविटीज करनी चाहिए उनको टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में, जैसे कि जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग एंड टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, ये सब करना चाहिए। मतलब ये एक्टिविटीज है। बेनिफिट वो मिलेंगे बेटा, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो डेवलप होगा मस्कुलर स्केटल, मतलब बोन्स, मसल, जॉइंट ये सब स्ट्रॉन्ग होंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मूवमेंट एंड जो मोटर लर्निंग होती है वो भी वो सीख पाएंगे। ये कुछ बड़े बेनिफिट्स है। और एंजाइटी, ठीक है, और इमोशंस, डिप्रेशन, इन सब चीजों से भी वो क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। ओके, एक्टिविटी में वही है, गेम्स प्ले करें, स्पोर्ट करें, रिक्रिएशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सब करते रहे। यही आपकी क्या होती है एक्टिविटीज होती है इनकी। उसके बाद हमारे आते हैं अडल्ट। ठीक है, जो 18 से 64 साल के होते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारे अडल्ट होते हैं। और फिर ओल्डर्स, इन लोगों दोनों की क्या होती है एक्टिविटीज और इंटेंसिटी सेम होती है, मॉडरेट टू एग्रेस। और मस्कुलर स्ट्रेंथिंग की एक्टिविटीज इनको करनी चाहिए एरोबिक, और कम से कम 150 से लेकर 300 मिनट्स कम से कम उनको पर वीक टाइम देना ही चाहिए। ठीक है, अपनी एरोबिक एक्टिविटीज के लिए। और मसल स्ट्रेंथिंग के लिए मसल्स को मतलब 2 या मोर डेज क्या करनी चाहिए, वीकली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वही मिलेगी बेटा, मोटिलिटी रेट बढ़ा रहेगा उनका, और ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल में रहेगा। स्ट्रोक और डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिस्टम, कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से क्या रहेंगे, वो फ्री रहेंगे। ये उनका फायदा मिलेगा। एक्टिविटीज में वही वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग एंड डांसिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं वो। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है छोटा सा बेटा। देखो पहले तो कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज देख लो आप कौन कौन सी होती है। पहले तो नोग नीज, ठीक है, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, ठीक है, लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस, और बॉबलैक्स और स्कोलिसिस। ये बीमारियां होती हैं बेटा, सारी हमारी डिफॉर्मिटीज होती है। मतलब किसी बीमारी नहीं कह सकते आप इनको, डिफॉर्मिटीज कहोगे जो आपकी बॉडी में ठीक है आपके पोस्चर्स को क्या कर रही है, बिगाड़ रही है। ठीक है, जैसे कि कई बार आप देखते हो कि कुछ के पैर ऐसे रहते हैं चिपके हुए से। ठीक है, किसी किसी के मतलब हंच रहती है, बैक ऐसे करके झुके रहते हैं नीचे की तरफ, इस तरीके की मतलब ये कुछ पोस्चर्स होते हैं हमारे जो डिफॉर्मेट हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे। अब यहाँ पे देखो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट एक और
कि आपका फीमेल एथलीट ट्रेड्स, जो फीमेल के एथलीट ट्रेड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रोप्रोसिस, जिसके अंदर जो होता है बोन्स का जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो क्या होने लग जाता है, कम होने लगता है। एंड एम्ब्रोनो, ठीक है, एमनोर रिहो, ये बेटा एक ऐसा होता है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, गर्ल्स की। और ईटिंग डिसऑर्डर में नर्व, देखो, एनोरसिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, ये दो डिसऑर्डर होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर फीमेल्स को, क्लियर। और ये दो डिसऑर्डर्स को काफी पूछा जाता है। तो बेटा ये सेकंड चैप्टर भी आपका फिनिश हुआ ओवरव्यू में। थर्ड चैप्टर पे आ गए अब हम, ठीक है, योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। देखो, योगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिटी के लिए कौन कौन से योग हो सकते हैं, ताड़ासन, पवन मुक्तासन, हंसासन, आंध्र मत्स्यासन, उत्तरासन, कटी चक्रासन, मत्स्य, पश्चिमोत्तान और धनुषारा और सूर्य वंदनम, ठीक है, प्राणायाम। और ये बहुत पूछा आता है प्राणायाम ये वाला, ठीक है बेटा, ऑफ सिटी के लिए। और सेम ऐसे ही डायबिटीज के अंदर कुछ तो सेम मिल जाएंगे आपको ये, और कुछ अलग होंगे, जैसे कि देखो भुजंगासन, ठीक है, और ये पश्चिमोत्तानासन, और ये आपका मंडूकासन, और ये युग मुद्रासन और कपालभाति, ये कुछ बेटा वो आसन है, ठीक है, जो अलग है ऑब्सिटी से, थोड़े से डायबिटीज के काम आते हैं बस ये। और अंतरा मद्रासन, गोमुखासन, ये सब इस प्रकार के आसन हैं सारे, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। फिर वहीं अगर मैं अस्थमा की बात करूं तो अस्थमा में कोई ताड़ासन काम आएगा अस्थमा को ठीक करने के लिए, उत्तन मंडूकासन, धनुषरासन, वक्रासन और गोमुखासन। फिर आपका अनुलोमा विलोमा, ये एक विलोमा होता है, ये भी प्राणायाम होता है एक तरीके का। और फिर उद्रवा पश्चासन और भुजंगासन, उत्तरासन, कपालभाति और मत्स्यासन, ये सारे आसन हमारे अस्थमा को भी ठीक करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा हमारे हाइपरटेंशन को कौन कौन ठीक करते हैं, ताड़ासन, कटिचर्कासन, उत्पन्न उत्तनपद आसन आपका, फिर आंध्र हल्लासन और सरला मत्स्यन और गुमुखासन, उत्तन मुंडकासन, बकरासन, भुजंगासन और मकरासन, शवासन और शीतली प्राणायाम और नंदी सुधा प्राणायाम, ये सारे आसन है जो आपके हाइपरटेंशन को ठीक करते हैं। और इन्हीं में से कुछ आसन है हमारे जो बेटा हमारे बैक और आर्थराइटिस को भी ठीक करते हैं। ओके, जैसे कि देखो ताड़ासन आपका, और ताड़ासन तो कॉमन है बेटा, सब में आ जाता है लगभग, ठीक है, एक आधा की होगा जिसमें नहीं आता, बस ये डायबिटीज को ठीक नहीं करता, बाकी सबको ठीक करता है। तो ये तो कॉमन है, याद कर लेना आप, किसी में भी पेल देना, बट डायबिटीज को छोड़ के, ठीक है। और उर्ध्वा, देखो उर्ध्वसा उत्सासन और अध्र चक्रासन, उत्तरासन और वक्रासन, भुजंगासन, वज्रासन और नंदी शोधना प्राणायाम, और मकरासन और गोमुखासन और सरला, ठीक है, मत्स्येंद्रियंद्रासन। और ये प्राणायाम जो है ना बेटा, ये बहुत याद करना, ठीक है, इनके बारे में काफी पूछा जाता है। देखो ये रहा और ये वाला, ये देखो दोनों सेम है, और जो हाइपरटेंशन और आर्थराइटिस और बैक पेन को सही कर रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखो ये एक ये है सूर्यवेदन आसन, तो इन मतलब प्राणायाम, सॉरी, इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसमें कॉमन है, तो कॉमन को ढूंढ लेना कौन कौन से कॉमन है जो सभी चीजों को क्या करें, ठीक करें। जैसे कि मैंने आपको बताया ताड़ासन सबको ठीक करता है डायबिटीज को छोड़कर, बस, ठीक है। तीसरा चैप्टर खत्म, फोर्थ चैप्टर पे आ गए अब हम, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर, ठीक है, CWSN, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मतलब जो थोड़े डिसेबल्ड पर्सन होते हैं ना, बच्चे होते हैं जो मतलब जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा क्या कराया जाता है, पैरा ओलंपिक गेम्स कराया जाता है, जिसके अंदर स्पेशल, ठीक है, ओलंपिक गेम्स को किया जाने लगा है। और ये जो जॉन एफ कैनेडी थे उनकी बहन के द्वारा स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। और इन गेम्स का गोल क्या है, आपको मैं गोल दिखा देता हूँ, क्योंकि पेपर में इसका मेन गोल पूछा जाता है, ठीक है। गोल देखो क्या था बेटा इसका, इसका गोल ये है कि प्रोवाइड चांस, कि चांस दिया जाए उन डिसेबल्ड पर्सन को या उन डिसेबल्ड पीपल्स को, या बच्चों को, ठीक है, जो फिजिकली डेवलप नहीं हो पाए अच्छे से, ठीक है, उन बच्चों को क्या मिले, एक चांस मिले, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और अचीव कर सके कुछ। उसके बाद बेटा देखो ये स्पेशल जो ओथ है ना इसकी, जो इसका मोटो है, इसे हम मोटो भी कहते हैं, ओथ या मोटो दोनों ही एक बात होती है। ये मोटो आपको लर्न कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है काफी। तो इसका ओथ है बेटा, लेट मी विन व्हाट इफ आई कैन नॉट विन, तो लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, पर अगर मैं नहीं भी जीता तो भी मैं क्या कहलाऊंगा, अपने अटेम्प्ट में ब्रेव मतलब बहादुर कहलाऊंगा। फिर ऐसे ही एक और होता है बेटा पैरालंपिक में हमारा डीफ ओलंपिक्स, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्मली जो बहरे लोग होते हैं ना, जो बचपन से ही बहरे हैं, मतलब पैदाइशी बहरे जिसे हम कहते हैं, वो लोगों को मौका दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, जैसे कि कोई मशीन दे दी सुनने वाली, नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें क्या होता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है बहरे हैं, सुनी तो नहीं सकते, देख के समझ तो सकते हैं ना, तो इसलिए सिंबल्स का यूज होता है इसके अंदर। और इस गेम को
करने वाली जो कमेटी है वो आपकी बेटा कमेटी है द इंटरनेशनल कमेटी, ठीक है। ये इंटरनेशनल कमेटी है जो सपोर्ट फॉर डीप, जो डीप मतलब बहरी लोगों को सपोर्ट करती है, वो कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करती है। और ये कमेटी के बारे में काफी पूछा गया है कि कौन सी कमेटी है जो डीप ओलंपिक्स को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीप, ये इसको क्या करती है, अरेंज करती है, ऑर्गेनाइज करती है। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि एडवांटेज क्या मिलते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज करने से। पहला देखो, उनकी फिजिकल एक्टिविटी करने से सबसे पहला फायदा तो उनको बेटा ये होता है कि फिजिकल इंप्रूवमेंट हो जाती है, उनकी मेंटल इंप्रूवमेंट होती है, सेल्फ स्टीम मतलब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बन पाते हैं वो, गुड हेल्थ होती है उनकी, और इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाती है, और सोशोलॉजिकली भी गेन होता है उनको। तो यहाँ पे देखो कितने सारे फिजिकल एक्टिविटी में मैंने आपको दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और ओबेसिटी का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, बोन डेंसिटी का कम हो जाता है, और फिटनेस अच्छी रहती है, जॉइंट अच्छे रहते हैं उनके, और मेंटल में बेटा जैसे कि इंप्रूव मूड इंप्रूव होता है उनका, बैलेंस आती है, वर्किंग नर्व सिस्टम, रिड्यूस द एंजाइटी और डिप्रेशन, और सेल्फ में फीलिंग ग्रेटर सेल्फ एफिशिएंसी, और गुड हेल्थ में बेटा जैसे कि वो क्रोनिक डिजीज से बचते हैं फिर वो लोग, ठीक है। तो ये कुछ बड़े फायदे हैं, ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है उन बच्चों को मिलते हैं। ओके, अब चलो 2 मिनट रुको। तो बेटा जी चलो फिर देखते हैं, सॉरी मैं 2 मिनट के लिए कहीं चला गया था। तो अभी फिलहाल देखते हैं हम यहाँ पे कि 5वां चैप्टर जो हमारा, उसके 5 मिनट को देख लेते हैं जल्दी से, स्पोर्ट और न्यूट्रिशन। तो आपको सबसे पहले इसमें बता देता हूँ, बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका ध्यान रखना, आएगा ही आएगा बैलेंस डाइट के ऊपर क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बैलेंस डाइट होती क्या, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। देखो, बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन द एडिक्यूट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट वी रिक्वायर इन अ डे। वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बैलेंस डाइट के अंदर जो हमें एक दिन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मली चाहिए होता है अपनी बॉडी के सस्टेन के, मतलब सस्टेन करने के लिए, ठीक है, अपने ऑर्गन्स को काम कराने के लिए। एंड बैलेंस डाइट इंक्लूड्स द फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारे एक ही डाइट के अंदर क्या होता है, सारी की सारी प्रेजेंट होती है, इसे ही कहते हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया प्री और पोस्ट में ज्यादातर पूछा जाता है, और मैंने यहाँ पे आपको कॉमन बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है, प्री और पोस्ट दोनों, ड्यूरिंग सब में कॉमन चलेंगे, ठीक है, आप सब में लिख सकते हो। सबसे पहले तो देखो क्यों जरूरी है हमें, सबसे पहले जरूरी है बेटा हमें ये नीड न्यूट्रिशन टू रिपेयर एंड रिकवर, हमें रिपेयर और रिकवर करने के लिए अपनी सेल्स को, एंड हेल्पिंग अचीविंग द बॉडी कंपोजिशन गोल, जो हमारी बॉडी कंपोजिशन गोल होना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या किस तरह की हमारी फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। देन फिर इंप्रूव परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, और डिले फैटिग्यू एंड स्पीड अप रिकवरी, और जल्दी से जल्दी हम अपने आप को रिकवर कर सके, ठीक है, और हमारे जो बार बार थकावट होती है, ठीक है, फील होता है थकावट, वो फील ना हो हमें, और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए उस चीज के लिए। देन फिर मच वो बॉडी कंपोजिशन एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव वेट गेन, और जो हमारा एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है कई बार, वो ना हो उस चीज के लिए, ठीक है। एंड मच ऑफ दी सॉरी एंड इट कैन हेल्प स्पोर्ट पर्सन इन द परफॉर्मेंस देयर, और उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। और यहाँ पे डिहाइड्रेट, ठीक है, जो आपको पता है, आप खुद सोचो, जब कोई बंदा स्पोर्ट खेलता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब पानी की कमी काफी हो जाती है, तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, थोड़ा अनकॉन्शियस फील करता है। तो हाइड्रेट मतलब उसकी बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे, उस चीज के लिए भी ये जरूरी होती है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारी डाइट के। सबसे पहले कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 कंपोनेंट्स होता है हमारे। सबसे पहले एक होता है हमारा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, फिर दूसरा होता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। पहला आपका वाटर आता है जिसके अंदर, ठीक है, ये नॉन न्यूट्रिटिव की बता रहा हूं मैं आपको, नॉन न्यूट्रिटिव, ठीक है, वाटर, फाइबर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड और अदर केमिकल्स। और न्यूट्रिटिव में कौन कौन से आते हैं बेटा, हमारा मैक्रो, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिटिव आते हैं हमारे, ठीक है, जो न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन बेटा वो न्यूट्रिशन होता है जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो हमारे वो होते हैं जो हमें चाहिए पर स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे कि मैक्रो में क्या क्या आते हैं हमारे बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और वाटर, ठीक है। और हमारे कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और वहीं अगर मैं बात करूं अपने प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी 2 होते हैं बेटा हमारे, ठीक है, प्रोटीन भी 2 होते हैं हमारे, जिसमें हमारा एक पहला होता है हमारा सिंपल, ठीक है, प्रोटीन, और कंजक्टेड और ड्राइव प्रोटीन, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैट की, तो फैट भी मेरे 2 होते हैं बेटा, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। जैसे कि देखो वेजिटेबल फैट हो गया, और एनिमल फैट जो होता है वो हमारा सैचुरेटेड होता है, और वेजिटेबल फैट जो होता है बेटा वो हमारा अनसैचुरेटेड होता है।
और वेजिटेबल फैट जो होता है वो हमारा दो तरीके से होता है, देखो, एक मोनो, ठीक है, अनसैचुरेटेड, और फिर पॉली अनसैचुरेटेड होता है, और फिर हाइड्रोजनरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। क्लियर? ये ध्यान से समझ लेना, ये पूरी की पूरी एक आपको मैंने फ्लो चार्ट दे दिया इसका, इजीली उसमें पढ़ सको। और माइक्रो न्यूट्रिशन में बेटा जैसे कि सबसे पहले हमें विटामिन चाहिए जो हमारे, ठीक है, वो हमारे आते हैं इसके अंदर विटामिन, ठीक है, और फिर हमारे मिनरल्स। और विटामिन और मिनरल्स हमारे दो होते हैं बेटा, एक हमारा मैक्रो, ठीक है, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो हमारे जो चाहिए पर स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। तो मैक्रो में कौन कौन से? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। माइक्रो में आयोडीन, आयरन, क्रोमिन, कॉपर, क्लोरीन और जिंक और सल्फर, ठीक है। और भाई मैं बात करूं विटामिन की, तो बेटा वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि लाइक विटामिन बी और विटामिन सी, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। सिर्फ फैट में क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। और ये बाकी के जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी है, पानी में क्या हो सकते हैं? सोल्यूबल हो सकते हैं। पांचवी यूनिट कंप्लीट आपकी, ठीक है। सिक्स यूनिट पे आते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसमें फिटनेस टेस्ट की, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, जिसके अंदर आपके 5 से 8 ईयर के बच्चों के लिए बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, फिर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है, और प्लेट टेपिंग टेस्ट, ठीक है। अगर डिटेल में जानना हो ये क्या है तो वीडियो में जाना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी, उसमें जाना और देखना पूरा इसको, ठीक है, चैप्टर को, तो आपको पता लग जाएगा क्या होता है। फिर 9 से 8 ईयर के बच्चों के लिए वही सिंपल बॉडी मास इंडेक्स, फिर 50 मीटर की स्पीड टेस्ट, फिर 600 मीटर की रन वॉक, एंड सिट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है, और स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं, कुछ ऑब्डोमिनल, पार्शियल कलअप, पुशअप्स, ठीक है, बॉयज के मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, इस तरीके से। तो ये फिटनेस टेस्ट होते हैं बेटा, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बता देता हूँ मैं, जो काफी पूछा गया है पेपर में, यहाँ पे जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एबिलिटी। इसमें बेटा देखो, इसके ना 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इस जॉनसन मैथनी टेस्ट के। पहला फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स एंड जंपिंग फुल टर्न्स, यही 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, ओके। अब देखो बात करेंगे हम बसाल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ पे नहीं बताई आपको, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो आप वो जरूर देख लेना किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी इंडेक्स मास के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, देखो कुछ नहीं करना, बॉडी वेट जो होता है उसको ऊपर रखना है, देन हाइट की स्क्वायर से क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना पर्सन के, ठीक। और पर्पस क्या होता है? मेजर बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन को मेजर करने के लिए ही बॉडी इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स को क्या कराता है? मेजर किया जाता है, क्लियर। फिर मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, अगर मैं बात करूं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है, जिसको, ठीक है, फिटनेस इंडेक्स भी कहा जा सकता है, और इसके लिए हम फिटनेस इंडेक्स को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं बेटा, ठीक है। जिसके अंदर ड्यूरेशन कितनी रही, ठीक है, मतलब सेकंड्स के अंदर कितना टाइम लिया उसने, 100 से मल्टीप्लाई, और 5.5 को पल्स काउंट से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, जो 1 to 1.5 मिनट के अंदर अंदर लिया गया होगा, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को चेक करने का, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा किस तरीके से इसको चेक करना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और रिकली एंड जोन्स, ठीक है, सीनियर सिटीजन टेस्ट भी होते हैं बेटा कुछ, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए भी टेस्ट बनाए गए हैं, रिकली जॉनसन, ठीक है, रिकली और जॉनसन ने मिलकर। और इसमें सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो आपको मैं बताता हूँ, वो है आपका चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है। फिर आपका आर्म कर्ल टेस्ट एंड अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड चेयर सीट रीच टेस्ट फॉर द लोअर बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी बैक स्क्रैच टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, और 8 फुट एंड गो, ठीक है, टेस्ट फॉर एलिजिबिलिटी के लिए, सॉरी एजिबिलिटी मींस कितनी एज है उनकी, एंड 6 मिनट वॉक फॉर द टेस्ट एरोबिक एंड्योरेंस, और एरोबिक एंड्योरेंस को देखने के लिए, चेक करने के लिए ये टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्टों को भी अच्छे से देखना है, तो आपको इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको सिर्फ 60-70 मार्क्स लाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओवरव्यू देख के जाओ, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। 7वां चैप्टर आपका, ठीक है, फिजिक्सोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट। अगर मैं बात करूं फिजिक्सोलॉजी की, ठीक है, तो देखो फिजिक्सोलॉजी एक फैक्टर है बेटा, हमारी एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम अपनी फिटनेस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? सबसे पहले स्ट्रेंथ, जैसे कि साइज ऑफ मसल्स क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ के अंदर क्या आएगा बेटा? साइज ऑफ मसल्स, ठीक है, मॉर्फो मतलब मॉर्फिक ऑफ मसल्स, मतलब कितने मसल्स आपके तगड़े हैं, मोटे हैं। बॉडी वेट क्या आपका? इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्सेस, ठीक है, और हाइपरट्रोफी, ये भी मसल्स को दिखाता है कितना हैवी आपका मसल्स। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पता है, एज, जेंडर और इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रीवियस इंजरी और इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की। एंड्योरेंस, ठीक है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है बेटा हमारी
जो हमारे को सस्टेन करके रखती है कि लॉन्गर पीरियड तक हम क्या कर सके, एक्टिविटीज कर सके फिजिकल। तो इसमें बेटा देखो एरोबिक कैपेसिटी क्या आपकी, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस क्या आपका, मूवमेंट इकोनॉमिक क्या आपकी, मसल्स कंपोजिशंस क्या आपका, ठीक है, ये सब देखा जाता है। स्पीड के अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर, मोबिलिटी एंड मसल्स कंपोजिशन, ये सब चेक किया जाता है। तो ये चार, ठीक है, बड़े आपके फिजिक्सियोलॉजी होती है जो हमारी स्पोर्ट में काम आती है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और स्पीड। क्लियर? 7 चैप्टर खत्म आपका, 8वें चैप्टर पे आ गए हम, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। अब देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स के लॉ, जिसमें आपका सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो तब तक ही अपनी रेस्ट पोजीशन में या मूविंग मतलब अपनी मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। तो इस लॉ के अंदर यही होता है। फिर दूसरा लॉ आता है बेटा आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक, जिसके अंदर कोई भी मोशन में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और वो अपना क्या कर रहा है, मोमेंटम चेंज कर रहा है, बार बार अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, अपना एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। फिर लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या एक्शन एंड रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट कोई भी अगर एक्शन करेगा तो उसका हमेशा उसको एक अपोजिट रिएक्शन मिलता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पानी में स्विमिंग कर रहे हो, तो जब आप पानी से पैर मतलब पैर से या हाथ से पानी को पीछे की तरफ कर रहे हो तो उससे क्या लग रहा है, पीछे की तरफ से फोर्स लग रहा है आपको, तो ये रिएक्शन हो रहा है उसमें, इस तरीके से। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट, चलो एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट जो है लीवर्स की है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवर्स क्या हमारा, टाइप्स ऑफ लीवर्स। देखो आपको बताता हूँ लीवर हमारे बेटा क्या होता है पता है, एक तरीके की कोई भी बार, ठीक है, या कोई रोड जो होती है वो लीवर कहलाती है आपकी। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीवर क्या है, पहली फर्स्ट क्लास, ठीक है, लीवर, जिसमें क्या होता है हमेशा आपका जो फल्क्रम है वो हमेशा लोड और फोर्स के बीच में रहेगा, ठीक है। वही सेकंड क्लास लीवर के अंदर क्या होगा कि लोड जो होगा वो फल्क्रम और फोर्स के बीच में रहेगा। और थर्ड में क्या होगा पता है बेटा, आपका फोर्स फल्क्रम और लोड के बीच में रहता है आपका फोर्स इसमें, ठीक है। आप इसके अंदर ले सकते हो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट क्लास में आप ले सकते हो अपना नेक का ये डन, और सेकंड क्लास में आप अपना ले सकते हो बेटा जो आपका नीचे का पैर का हिस्सा होता है उसको, और थर्ड में आप अपने आर्म्स को ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है काम आते हैं लीवर, सबसे पहले लुकिंग अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड, फर्स्ट क्लास लीवर काम आता है। जंपिंग एंड प्लेंटर फ्लेक्स में, फुट आपका जो पैर वाला मैंने बताया आपको, और क्रिकेट बैट में भी सेकंड वाले काम आएगा, और किकिंग लोअर लिम्स में थर्ड वाला काम आता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कई बार अपने आर्म्स वगैरह के फोर्स को भी लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा बात करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का बेटा जहां पर, ठीक है, व्हेन ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इन द रिजल्ट जीरो, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दोनों तरफ से या सारी साइडों से मान लो बराबर फोर्स लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंडीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की। और इसका फायदा क्या है, देखो प्रिंसिपल्स क्या है इसके और एप्लीकेशंस क्या है स्पोर्ट में, ब्रॉडर बेस, ठीक है, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होना, और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ध्यान रखना हमेशा आपके बैलेंस को बिगाड़ती है, इक्विलिब्रियम लेवल को घटा भी सकती है, ये बात ध्यान रखना। बॉडी मास, ठीक है, आपका बॉडी मास मतलब आपका कितना वेट है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और जो ग्रेविटी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो फॉल्स होती है विद इन द, ठीक है, सपोर्ट ऑफ बेस। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है हमारा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्विलिब्रियम, तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे, ये टाइप्स है इसके। तो ये बेटा आपका 8वां चैप्टर बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट भी, हाँ अभी थोड़ा सा रह रहा है। देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी है इसके अंदर, जिसके अंदर मैकेनिकल फ्रिक्शन बेटा दो तरीके का होता है। सबसे पहले देखो फ्रिक्शन कितना होता है, दो, मैकेनिकल फिर एक फ्लूइड फ्रिक्शन। मैकेनिकल में स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और डायनेमिक फ्रिक्शन आता है, और डायनेमिक में भी दो आते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन। और फ्लूइड में कुछ नहीं आता, वो एक ही होता है, ठीक है। और एडवांटेज क्या होते हैं बेटा हमारे फ्रिक्शन के, वही कि हेल्प टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बनाए रखने के लिए, मूव फास्टर विद द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के साथ सही से मूव कर सको आप, एंड हेल्प टू मेंटेन द ग्रिप कंफर्टेबली, ग्रिप बनाए रख सको। और डिसएडवांटेज वो ये बेटा कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, लेट टू बी बियर टियर, मतलब टूट फूट हो जाती है काफी, ठीक है। एंड फ्रिक्शन जो होता है स्लो डाउन कर देता है कई बार स्पीड को, स्पीड ऑफ मोशन को, एंड फ्रिक्शन रिक्वायर द मोर एनर्जी, और फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए होती है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ओके भाई। अगर मैं बात करूं बेटा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ठीक है, प्रोजेक्टाइल टाइल। तो ये बेटा प्रोजेक्टाइल टाइल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो प्रोजेक्टाइल टाइल क्या होता है, जब आप कोई भी चीज क्या करते हो, ऊपर की तरफ थ्रो करते हो इस तरीके से, ठीक है, आप थ्रो कर रहे हो इस तरीके से, फेंक रहे हो उसको, और वो आपने हॉरिजॉन्टल फेंका लेकिन वो वर्टिकली नीचे गिर गया, तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल टाइल। और इसके ऊपर दो रेसिस्टेंट काम करते हैं, सबसे पहला ग्रेविटी, ठीक है, दूसरा आपका एयर रेसिस्टेंट, दो होते हैं,
ठीक है। ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, और एयर क्या करती है, उसका एंगल ही चेंज कर देती है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर क्या हो सकता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि आपने किस तरीके से फेंका उसको, इनिशियल वेलोसिटी किस स्पीड में फेंका, ग्रेविटी क्या थी, एयर रेसिस्टेंस क्या रहा, स्पाइन एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन, और कितनी ऊंचाई पे आपने फेंका था उसको, ठीक है। तो बेटा ये 8वां चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका बायोमैकेनिक्स। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल या सॉरी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट, साइकोलॉजी और स्पोर्ट में देखो क्या होता है। सबसे पहले पर्सनालिटी की बात करेंगे हम साइकोलॉजी में। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी क्या होती है, देखो बेटा आपको मैं बताऊं, कलेक्टिवली मेंटल, फिजिकल और सोशल और इमोशनल क्वालिटी या इंटरेस्ट और बिहेवियर जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का कलेक्टिवली, उसे हम बोलते हैं उसकी पर्सनैलिटी। डन। पर्सनैलिटी 3 तरीके की होती है, किसके अकॉर्डिंग, जंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार की हमें पर्सनैलिटी बताई है। सबसे पहले इंट्रोवर्ट, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब अपने से मतलब रखते हैं, किसी और से मतलब नहीं रखते। एस्ट्रोवर्ट ये सबसे मतलब रखेंगे, और एम्बिवर्ट ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट पूरी तरह से या तो इंट्रोवर्ट ही होंगे ये पूरे, ठीक है, या फिर एक्सट्रोवर्ट, ये मतलब बीच वाले होते हैं, ना तो ये पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होंगे ना ही पूरे एक्सट्रोवर्ट, क्लियर। और हमारे पर्सनैलिटी को लेकर 5, ठीक है, बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी भी बनाई गई है बेटा, जिसके अंदर ओपननेस, ठीक है, एग्रीएबलनेस और कॉन्शियसनेस एंड न्यूरोटाइसिज्म एंड एक्सट्रोवर्जन, ये 5 बड़े प्रिंसिपल्स क्या करे गए हैं, बिग 5, ठीक है, थ्योरी, मतलब जो पर्सनालिटी थ्योरी है उसके अंदर बताए गए हैं। इन्हें हम कई बार कलेक्टिवली ओसिंग के भी नाम से जानते हैं। ओपननेस में देखो क्या क्या आता है बेटा, जैसे कि सोशल, ठीक है, इमेजिनेटिव करना, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमोशनल, ये सब ओपननेस में आता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस में आपका सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क एंड एफिशिएंट, और फिर एक्सट्रोवर्जन में एनर्जेटिक होता है बंदा, काफी पॉजिटिवनेस होता है, एक्सेप्टिंग नेचर होता है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है वो, सोशल, टॉकटिव और फ्रेंडली होता है, और एग्रीबलनेस के अंदर कोऑपरेटिव होगा, मैनेज होगा, सॉफ्ट हार्टेड होगा, और न्यूरोटिज्म्स के अंदर बेटा थोड़ी एंग्रीनेस होगा, गुस्सा वाला, डिप्रेशन में, और बरीड, बहुत चिंतित रहते हैं ये लोग, क्लियर। तो इस प्रकार के नेचर होते हैं कुछ, ये 5 प्रिंसिपल बताए हैं बड़े, बिग 5, ठीक है, पर्सनालिटी थ्योरी के अंदर। वही अगर मैं बात करूं बेटा मोटिवेशनल या मोटिवेशन के बारे में या इसके टाइप्स के बारे में, तो देखो मोटिवेशन क्या है, किसी भी बंदे को क्या करना, मोटिवेट करना किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अच्छे काम कर सके। और ये 2 तरीके के होते हैं, एक इंटर्नशिप, ठीक है, जो आपको अपनी इंटरनल, ठीक है, सोल से ही मिलेगा ये, ठीक है, ये मोटिवेशन, जैसे कोई काम करना आप बहुत पसंद करते हो तो उससे मिलेगा आपको ये। और एक्सटेंसिव जो होता है बेटा आपको ये एक्सटर्नल फैक्टर से मिलता है, जैसे कि लाइक जॉब वगैरह या प्राइज, इन सब चीजों से, ठीक है। और मोटिवेशनल टेक्निक्स क्या है बेटा, देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ कौन, देखो कॉग्निटिव अप्रोच होती है सबसे पहले तो आपकी, फिर दूसरी आपकी सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ठीक है, या फिर पैडागोजिकल अप्रोच, और फिर फ्लेक्सिटेरियन अप्रोच। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेटा कॉग्निटिव अप्रोच है, ओके। और फिर यहाँ पे बात करेंगे बेटा हम साइकोलॉजिकल एग्रेशन, सॉरी एरिया हमारा, ठीक, जिसमें हमारा मेंटल, इमेजिनरी आएगा, फिर गोल सेटिंग आएगा आपका, और यहाँ पे फिर टाइप्स ऑफ एग्रेशन की बात करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी काफी, एग्रेशन के बारे में देखो कि स्पोर्ट के अंदर एग्रेशन क्या होता है। आपको बताता हूँ, एग्रेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी पर्सन के अंदर कि वो ना किसी को, दूसरे बंदे को हार्म करने की सोचता है हमेशा, ठीक है, हार्म करने की सोचेगा, उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इंजर करने की कोशिश करेगा उसे, ठीक है, उसे हम एग्रेशन कहते हैं। और ये हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक तो हॉस्टाइल, जिसके अंदर वो बंदा 100% उसे चोट मारेगा ही मारेगा, कोई ना कोई इंजर करेगा। इंस्ट्रूमेंटल में पता क्या होता है बेटा, कि बंदा दिखाएगा कि मैं तुझे चोट मारूंगा, पर उसे वो चोट नहीं मारेगा, बस उसका मोटिव सिर्फ जीतने का होता है इसके अंदर। और एथलेटिक में क्या होता है पता है, कि बंदा मुंह से बोल बाल के रह जाएगा बस, ठीक है, ठीक है, ये होता है तीसरा। अब यहाँ पे देखो वे ऑफ कंट्रोलिंग एग्रेशन बहुत सिंपल है, प्रेस फॉर नॉन एग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा उनको प्रशंसा करो उनकी, ताकि वो थोड़ा एग्रेसिव ना हो। फिर रिमूव क्लूज विच माइट बी इवोक द एग्रेशन, वो सारे क्लूज खत्म कर दो उनके सामने से, ठीक है, जिनसे उनको गुस्सा आता हो। और टीच कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, उनको जैसे इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक, इन सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा क्या करो, ध्यान दिलाओ, ये सिखाओ उन्हें। एंड टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कराया था, मतलब स्ट्रेस में बंदा तो किस तरह से उसको हैंडल किया था, वो सिखाया जाना चाहिए। एंड प्रोवाइड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव थिंकिंग दो, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करो उनको, ठीक है, मतलब कुछ गुस्से में ना बोलो उन्हें। और एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट एंड नॉट ऑन द विनिंग, सिर्फ विनिंग नहीं, प्लेयर एग्रेशन, ठीक है, ऐसा रखो कि विनिंग नहीं करनी भाई, अच्छे से खेलना, आराम से खेलना, पेनलाइज करो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ये बोलो कि भाई तेरे को पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है, पेनल्टी लगेगी, तो क्या पता शायद वो चीज से भी कंट्रोल में आ जाए। कोच का बिहेवियर भी क्या होना चाहिए, उनके साथ थोड़ा काम होना चाहिए, मतलब एकदम शांत होना चाहिए, क्लियर। तो बेटा जी ये साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट भी चैप्टर खत्म। आपका लास्ट चैप्टर है 10, जिसका माइंड मैपिंग पूरा का पूरा आपके सामने रखा है। यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। आप
देख लो अब आप 35 मिनट हो, ये सिर्फ 5 मिनट की और बात है, 5 से 10 मिनट की, ये भी खत्म हो जाएगा, पूरी बुक कवर हो जाएगी आपकी। अच्छे से कर लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर करी है ना बीच में स्किप, तो उसको वापिस से देख लो, ठीक है। अगर 60 से 70 नंबर फिजिकल के अंदर चाहिए तो आपको, ठीक है, जल्दी से वापिस बैक कर लो उसको, अगर स्किप करिए तो। ठीक, चलो देखते हैं सबसे पहले आपके ट्रेनिंग के अंदर एंड्योरेंस के बारे में देखते हैं। सबसे एंड्योरेंस आपको पता है एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन बिना थके मेहनत करने में क्या करती है, मदद करती है। टाइप्स क्या होता है, बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। तो टाइप्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक आप इजीली याद कर सकते हो। मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग होती है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होती है, फाट लैग ट्रेनिंग होती है। मतलब देखो इंटरवल ट्रेनिंग में कोई कि बंदा पहले कॉन्टिन्यूस काम करेगा, मतलब कोई ना कोई प्रैक्टिस करेगा, फिर उसके बाद थोड़ा इंटरवल लेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा। कॉन्टिन्यूस में लगातार करेगा, कई कई घंटे तक मेहनत करेगा। फाट लैग के अंदर भी, ठीक है, इंटरवल मिलता रहता है और कॉन्टिन्यूस भी चलता है इसके अंदर। क्लियर। स्पीड, दूसरा, स्पीड एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप मैक्सिमम डिस्टेंस को मिनिमम टाइम में क्या करते हो, कवर करते हो। सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है, ये दो टाइप की स्पीड होती है। मेथड वही एक्सक्लेरेशन रन या पेस रन, ठीक है। और स्ट्रेंथ बेटा ये भी एक एबिलिटी होती है, मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, ऐसी, ठीक है, मतलब जो आपके रेसिस्टेंस को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब कोई अगर आपको कोई चीज रोक ली तो उसको क्या कर सके, वो हटा सके अपने से। डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है जिसमें मैक्सिमम एक्सप्लोसिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आता है। फिर स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसका कुछ खास यूज नहीं है स्पोर्ट के अंदर। और मेथड क्या है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक के अंदर देखो क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं, मूवमेंट करते हैं। आइसोमेट्रिक के अंदर हम एकदम रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, ठीक है, और अपनी मसल्स को स्ट्रेच देते हैं। और आइसोकाइनेटिक के अंदर इन दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात अगर हम बात करें बेटा, तो टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं किसको, एंड्योरेंस, स्पीड या फिर स्ट्रेंथ को। अपनी तीनों के लिए सेम है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एंड स्पीड को, तीनों को डेवलप करने का मेथड। कॉन्सेप्ट आगे बेटा, टैलेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और डेवलपमेंट किया जा सकता है। देखो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेथड टू डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव तरीके से। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं स्पोर्ट की ट्रेनिंग, तो माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल और, ठीक है, मैक्रोसाइकिल्स। माइक्रोसाइकिल्स बेटा जो 1 वीक तक की होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती है साइकिल, और ये एंड के टाइम पे की जाती है कंपटीशन के। और यहाँ पे मेसोसाइकिल अगर 2, ठीक है, या 3 आप माइक्रोसाइकिल्स को एक साथ जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो बन जाती है माइक्रोसाइकिल। और मैक्रोसाइकिल तो ये पूरे साल की होती है भैया, इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, ये पूरे साल ही करते रहो आप। फ्लेक्सिबिलिटी ये भी एक तरीके की एबिलिटी होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, अराउंड द जॉइंट, अपने जॉइंट के साथ मैक्सिमम मूवमेंट कर पाते हो। ये भी दो तरीके की होती है, एक्टिव स्टैटिक एंड डायनेमिक एंड पैसिव, ठीक है। मेथड वही है बेटा, बॉलिस्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड या डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड या फिर प्रोप्रेसिव फैसिलिटेशन टेक्निक्स की मदद से, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की मदद क्या करनी है इसमें, देखो इसके टाइप्स, ये भी एक एबिलिटी है। पहले एबिलिटी समझो क्या है ये, इसमें कोई भी एक्टिविटी आप प्रॉपर्ली और इफिशिएंटली करते हो बेटा इसके अंदर, ठीक है, पूरी अच्छे से। इसके टाइप्स हैं वही, और इंटेंशन होनी चाहिए, और कपलिंग, फिर रिएक्शन, बैलेंस और राइथमिक, एडेप्टेशन और डिफरेंशिएशन, ये सारे टाइप्स है। मेथड, बल एंड बैलून टॉस करके, रोप स्कीपिंग करके, ठीक है, बैलेंस एक्सरसाइज और टारगेट एक्सरसाइज। क्लियर। तो खत्म आपकी पूरी बुक, ठीक है। जो ये बुक है ना कंप्लीट हो गई है, कुछ नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो ये आपका पूरी बुक का ओवरव्यू था, और आई होप समझ में आया होगा, कुछ तो चले गया होगा दिमाग में, अगर नहीं गया तो दोबारा देख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जाएगा, ताकि आपका सोमवार को जो पेपर है मंडे को, वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से आपका, ठीक है। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार, ताकि उनको भी मदद मिले, ठीक है। 40-45 मिनट में उनकी पूरी बुक कवर हो रही है, और क्या चाहिए उनको, ठीक है। और प्लस अगर आप पहली बार चैनल को, तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, ठीक। और मिलते हैं कल फिर किसी और नए टॉपिक के साथ या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही मिलते हैं, चलो, ठीक है। आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आता हूं मैं, जो पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे। तो तब तक के लिए आपको बाय।